सो हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं एसएसटी में। और आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं और थोड़ा आंसर राइटिंग स्किल्स में आपको बताने वाली हूँ कि आंसर्स लिखते कैसे हैं। बेसिकली जो मेजर प्रॉब्लम होता है एसएसटी में, बच्चे चैप्टर समझ तो जाते हैं लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करें, उस आंसर को लिखने का तरीका जो है, आपको ये सीरीज़ में बेसिकली वही हेल्प मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर नंबर 1 एंड 2। आई होप आपने पहले पढ़ चुके होंगे चैप्टर। रिवीजन करके आना, तब ये वीडियो देखना, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो द चैप्टर रिवीजन सीरीज ऑफ क्लास 10th। सो वी विल कवर दी स्किल्स। क्या क्या हम करने वाले हैं इसमें? तो सबसे पहले देखो, हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं एंड आंसर राइटिंग अप्रोच सीखेंगे कि किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करना है एंड रिवीजन करना है हमें। बेसिकली मेन मोटिव यही है हमारा कि रिवीजन करना है जो भी हमने पढ़ चुके हैं थ्रू क्वेश्चंस को लगाकर हमें टेस्ट करना है कि हो पा रहा है, सॉल्व हो पा रहा है आपसे या नहीं हो रहा है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का है। तो इस चैप्टर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स में क्या क्या टॉपिक आपके मेजर टॉपिक्स हैं। तो देखो, टॉपिक में सबसे पहला है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज है, देन रिसोर्सेज के बाद रिसोर्सेज आता है, देन रिसोर्सेज के बाद उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आपका उसका ओरिजिन, देन इसका एज एक्सटिविटी एंड ऑनरशिप, देन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपको टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी चार्ट बन के प्रिपेयर होगा, वो आप लर्न कर सकते हैं वहाँ से। आप पहले से पढ़ के रखना ये चीज़ें। देन आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आती है। देन रिसोर्सेज की प्लानिंग, बहुत टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है रिसोर्सेज प्लानिंग पे। रिसोर्सेज प्लानिंग में आपको रिसोर्सेज के स्टेप पूछेगा कि किस तरह से हम रिसोर्सेज की प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। देन उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है आपका लैंड रिसोर्सेज। सो लैंड रिसोर्सेज आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, ये पार्ट भी आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। देन पैटर्न, किस तरह से लैंड यूज होता है। देन लैंड डिग्रेडेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि लैंड डिग्रेडेशन होता है तो उसके आप बताइए कि किस तरह से हम उसे कंजर्व कर सकते हैं एंड उसके मेजर प्रॉब्लम्स, लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों है। सॉइल एज अ रिसोर्सेज हम इसको क्यों कहते हैं, आपको ये भी फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, इन सब पे आप जब चैप्टर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो ऐसे ही इसको ओवरव्यू को देखिए पहले। तो फर्स्ट टॉपिक आपको दिखता है रिसोर्सेज। तो दिमाग में आप सोचिए, आप अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन रिसोर्सेज, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, या व्हाट इज रिसोर्सेज, तो उसको कैसे डिफाइन करोगे अपने मन में। चैप्टर पढ़ने के बाद क्लोज योर टेक्स्ट बुक्स, देन उसके बाद ये चैप्टर का ओवरव्यू है, इस पे जाइए और आप देखिए रिसोर्सेज। तो आंखें बंद करिए, रिसोर्सेज, क्या आप रिसोर्सेज को डिफाइन कर पा रहे हैं? पेन पेपर लेकर बैठिए और रिसोर्सेज को देखिए, आप डिफाइन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, देन गो टू योर टेक्स्ट बुक अगेन, फिर वापस उसको रीड करिए, लर्न करिए, तब जाकर देखिए कि आप आंसर लिख पा रहे हो। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे सेकंड टॉपिक है ना यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए आप क्लासिफाई कर पा रहे हो, देखिए आप चार्ट बना पा रहे हो, याद है आपको कितना रिटेन है। तो इन चारों बेसिस पे आप उसको क्लासीफाई करो। देखो इससे क्या होगा, आप लिखोगे आंसर्स, और लिखोगे तो ज़्यादा रिटेन होगा, आपको ज़्यादा याद होगा चीज़ें। देन देखो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स कैसे डेवलप्ड हुए, देन डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का होना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। देन प्लानिंग्स, रिसोर्सेज प्लानिंग में देखो चार पाँच पॉइंट इन सभी टॉपिक्स पे आपके पास होने चाहिए। देन अगर लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया, देश में लैंड रिसोर्सेज कैसा है हमारा, यानी पैटर्न हम कौन सा यूज़ करते हैं। डाउन लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड उसकी कंजर्वेशन, उसके कैसे हम ठीक कर सकते हैं, या क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है। देन सॉइल, उसको एज अ रिसोर्सेज हम क्यों बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, या आप इसमें 3 या 4 पॉइंट आप लर्न करके रखो। और फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आपका, जिसमें आपको और भी बहुत सारे सॉइल दिए हुए हैं। एलुवियल सॉइल दिया हुआ है, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड एंड येलो, इन सब पे ना 4-5 पॉइंट्स आप बना के रखिए। इन फ्यूचर जैसे आपको ना क्वेश्चन अभी आपको आगे दिखेंगे, सॉइल्स पे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि 3 फीचर बताओ ब्लैक सॉइल के, 3 फीचर्स बताओ आपको एलुवियल सॉइल का। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये सब आना चाहिए। यू मस्ट नो द आंसर्स ऑल्सो
तो क्या करेंगे, जब आप पढ़ोगे तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। टॉपिक आप डिसाइड कर लो, देन लेटरल सॉइल है, लेटरल सॉइल के क्या फीचर्स होते हैं, एराइड एंड फॉरेस्ट सॉइल है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है सॉइल इरोजन। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो सॉइल इरोजन। पहले तो बताओ कि रीजंस क्या हैं सॉइल इरोजन के, देन उसके बाद आता है कैसे उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। आपके ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में काफ़ी अच्छे वे में प्रेजेंट किया गया है, बस आपको उसी टॉपिक से वहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये जो मेन हेड है, इन्हीं के नीचे आपको 4-4 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, एसएसटी में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि लेंदी आंसर्स लिखना ही हमें मार्क्स देता है, बट नहीं, आपका आंसर्स कैसा होना चाहिए। तो देखो आंसर्स लिखने के 3 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ आंसर राइटिंग, 3 वेज, या फिर 3 स्टेप्स बोल दो, 3 स्टेप्स ऑफ आंसर राइटिंग। सो फर्स्ट वे है, पहला आप जो क्वेश्चन में लिखा है उसकी पूरी हेडिंग थोड़ा थोड़ा लिख दो, ठीक है, यानी इसको हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन। नाउ सेकंड जो है उसमें आता है आपका मेन आंसर, मेन कंटेंट। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप क्या लिखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन है ना उसी का, जैसे लिखा होगा कि राइट डिस्क्राइब द 3 फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल, तो आप क्या लिखेंगे, देयर आर 3 फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल आर गिवन बिलो। समझ में आ गया, देयर आर 3 फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल आर गिवन बिलो, ये आपका थोड़ा सा पार्ट हो गया, ठीक। देन उसके बाद आता है आपका मेन आंसर्स। तो मेन आंसर्स आप कैसे लिखोगे, अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स में आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट्स में आप आंसर्स लिख सकते हो, ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो डॉट डाल के, या फिर 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो, या ABCD डाल के ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। हमेशा आंसर ट्राई करिए आप पॉइंट्स में लिखिए, पैराग्राफ में मत लिखिए। एक्चुअली क्या होता है कि पैराग्राफ में जब आप आंसर लिखते हो ना, टीचर सोचता है कि इतना सारा लेंदी पढ़ना पड़ेगा, हमें भी तो ईजी ही चाहिए ना, आंसर्स शॉर्ट में हो। तो आपको ऐसा नहीं कि शॉर्ट वे में आप एक वर्ड लिख कर आ जा रहे हो, आपको ज़्यादातर पॉइंट्स में आंसर लिखना है ताकि ये काफ़ी प्रेजेंटेबल लगे। और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आप जब लिखते हो आंसर्स में उसको अंडरलाइन आपको करना है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट आता है, आप आंसर्स में अंडरलाइन करिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने लिखा है उसको अंडरलाइन आपको करना है। और दैट्स इट, इतना ही आपको काम करना होता है अभी के लिए। आगे हम और भी चीज़ें सीखेंगे। तो क्या चीज़ें सीखा, सबसे पहले आपने देखा कि इंट्रोडक्शन आपको लिखना होता है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको मेन जो कंटेंट है, जैसे मैंने कहा कि 3 फीचर्स बताइए ब्लैक सॉइल के, तो ब्लैक सॉइल के 3 फीचर्स आप पॉइंट में लिखेंगे या तो आप ऐसे नंबर वाइज लिखोगे। तो आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, पॉइंट्स में जैसे आप डॉट डालते हो, स्टार डालते हो, ऐसे में आंसर्स लिखना आई थिंक ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं रहता, ज़्यादातर है नंबर में लिखो। इससे क्या होता है कि टीचर को लगता है 3 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट बच्चे ने लिखा है तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट बच्चे ने दिखाया है। अब ऐसे में क्या होगा, गिनना पड़ेगा 1 2 3 इतना लिखा है, कम लग रहा है। साइकोलॉजी ये ऐसा हमें आंसर ज़्यादा सूटेबल ये लगता है। देन उसके बाद आता है जो इंपॉर्टेंट आंसर हो, उस इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हो उसको आपको अंडरलाइन करना है। अब ऐसा ना हो कि छोटे छोटे वर्ड हेल्पिंग वर्ब को आप अंडरलाइन कर रहे हो, नहीं, आपको मेन वर्ड जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें अंडरलाइन करना है, इससे आपका आंसर थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। सो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर्स में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, जैसे डिफाइन रिसोर्सेज क्या होता है। सो रिसोर्सेज, सो अब ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि ज़्यादा मार्क्स के तो आएंगे नहीं आपके। अगर आपका यूपी बोर्ड है तो वहाँ पर चांसेस है कि क्वेश्चंस जो है वो देखो डिफाइन सिर्फ रिसोर्सेज लिखा है, इसके आगे भी बहुत कुछ क्वेश्चन बन सकता है, राइट। अगर सिर्फ रिसोर्सेज है तो हमें क्या करना है, जस्ट हमें लिखना है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशंस आपको कैसे पता चलेगी, आपको लर्न है या फिर लर्न होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक में मेंशन है। तो एवरीथिंग्स अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग, जो भी हमारे सराउंडिंग में आसपास है, जो भी हमारे हमको सेटिस्फाई कर रहा है हमारे वांट्स को, हमारे नीड्स को, या प्रोवाइडेड इट्स टेक्नोलॉजिकली accessible, economical and feasible, culturally acceptable can be termed as resources. So anything which are available in our environment, जो भी हमारे आसपास है, जो भी हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एग्जांपल, जैसे आप अभी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो जो आप उसको यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपका एज ए रिसोर्सेज हो गया। आप पंखा चलाते हो, जस्ट बिकॉज आप
आपको गर्मी ना लगे, तो पंखा भी आपके लिए क्या हो गया, रिसोर्सेज हो गया। सो जो भी चीज़ें आप इन्वायरमेंट में आपके आसपास जो भी चीज़ें दिखते हैं जिनको आप यूज़ करते हो, जो आपकी संतुष्टि के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, आपका रिसोर्सेज बोलते हैं। और ऐसे जब आंसर्स आता है तो आप क्या करेंगे कि आपको कीवर्ड्स हमेशा हाईलाइट करने होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो टेक्नोलॉजिकली इसको आप मैं हाईलाइट कर सकती हूँ, देन इकोनॉमिकली इसको मैं हाईलाइट कर सकती हूँ, देन कल्चरली एक्सेप्टेबल इसको मैं हाईलाइट कर सकती हूँ, और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसको मैंने रिसोर्सेज एक्सप्लेन किया। तो ऐसे आप जब दिखाएंगे तो टीचर क्या होगा, जब आंसर रीड करेगा ना तो इस कीवर्ड पे ध्यान देगा कि ये कीवर्ड बच्चे ने एक्सप्लेन किया हुआ है, इस कीवर्ड में आंसर्स बच्चों ने लिखा हुआ है। इससे आंसर क्या लगेगा कि हाँ आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया था, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हम किस तरह से रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो पहले मैंने कहा था इंट्रोडक्शन पार्ट, पहले क्वेश्चन में जो आएगा उसको ही हम लिख देना है यहाँ पे, तो हमने वही लिख दिया यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज आर। सो हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए, ऐसे यूज़ करना चाहिए ताकि उसकी सस्टेनेबिलिटी रहे। सस्टेनेबिलिटी मीन्स मतलब ऐसे यूज़ करना है ताकि आने वाली जो जनरेशन है उसका भी फ़ायदा उठा सके। अब ऐसा ना हो वाटर हम अंधाधुंध वाटर वेस्ट किए जा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि हम पेड़ कट किए जा रहे हैं अपने वांट्स के लिए। हमें ऐसा रखना है कि हमारे रिसोर्सेज को हम आज यूज़ करें, लिमिट अमाउंट में यूज़ करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर पाए। ऐसा ना हो कि आज खा पी के बैठ गए, सारे पेड़ हमने ख़त्म कर दिए, पानी हमने ख़त्म कर दिए, फिर फ्यूचर जनरेशन जो आएगा उसको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं, वो पूरा सफ़र करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इट्स मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। नाउ सेकेंड पॉइंट है आपका रिसोर्सेज आर अवेलेबल ओनली लिमिटेड क्वांटिटी। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि रिसोर्सेज जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है और हमें उसका जुडिशली इस्तेमाल करना आना चाहिए। दिमाग से इस्तेमाल करो, ऐसा ना हो कि हम बहुत नुकसान पहुँचा रहे या पल्यूट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को या फिर हमारे रिसोर्सेज को, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट में है। आपने आगे चैप्टर्स पढ़े हैं, वाटर रिसोर्सेज पढ़ा है, आपने बाकी चैप्टर्स भी पढ़े हैं, उसमें आपने देखा है कि बहुत ही लिमिटेड अमाउंट है। देन रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी। रिसोर्सेज ही ज़रूरी है, रिसोर्सेज है उसके बिना आप पूरा चैप्टर ही है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और आपको पता है कि रिसोर्सेज नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, सब काम रिसोर्सेज से ही होता है। सो रिसोर्सेज प्लानिंग, एक क्वेश्चन है आपका, रिसोर्सेज प्लानिंग जो है असेंशियल है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंट। अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था यहाँ पर पीछे लिखा मैंने यहाँ पे, इट इज़ मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबिलिटी मतलब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसको फ्यूचर तक लेके चलना है, हमारे फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ करें, यानी जो भी रिसोर्सेज है उसको ऐसे इस्तेमाल करो कि फ्यूचर जनरेशन वाले भी उसका यूज़ करें। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बन गया आपका कि रिसोर्सेज प्लानिंग जो है असेंशियल है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जितने भी जिंदगी आते हैं उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सबके। तो आप कैसा लिखोगे पहले आंसर्स, पहले आप वही लिखो ना कि क्वेश्चन में जो पॉइंट है इसको इंट्रो कि रिसोर्सेज प्लानिंग इज असेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ, इट इज सो बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। सो फर्स्ट आपने ये लिख दिया फॉलोइंग रीजन। मैंने कहा था फर्स्ट आपको हेडिंग का पार्ट लिखना है, देन आता है इंट्रोडक्शन का पार्ट, इंट्रोडक्शन का देन आता है मेन पार्ट। अब मेन पार्ट में ABC में दिखा रही हूँ, तो क्या लिखेंगे, इट्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द वेरियस रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। सो रिसोर्सेज का प्लानिंग होना इज़ वेरी एसेंशियल। क्यों एसेंशियल है, ताकि हमें पता तो चले आज प्रेजेंट में हर एक देश हर एक कंट्री के पास कौन कौन सी डिफरेंट वेरियस टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल है। फिर इट्स हेल्प टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब मुझे पता होगा कि मेरे पास ये रिसोर्सेज कम हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि वाटर शॉर्टेज है, ग्राउंड वाटर डिप्रिशिएट होते जा रहे, कम होते जा रहे हैं, तो मैं उसको सही ढंग से इस्तेमाल करूँगी, राइट। अगर मुझे पता है कि अबंडेंट में मेरे पास बहुत सारे भर के मेरे पास बहुत रिसोर्सेज है, तो मैं उसको कैसे भी इस्तेमाल करूँ, लेकिन मुझे जब पता है कि मेरे पास शॉर्टेज है इस रिसोर्सेज का, तो मैं उसे स्मार्टली ऑर्गेनाइज करूँगी या स्मार्टली उसको बचाऊँगी ताकि वो वेस्ट ना हो। तो रिड्यूस करता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी। नाउ सी पॉइंट इज इट्स हेल्प इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सो जिसके पास शॉर्टेज है हम उसको दे देंगे कुछ चीज़ें, हमारे पास हो सकता है कुछ शॉर्टेज हो किसी रिसोर्सेज में, तो हम बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे, या बाकी देशों में कुछ
शॉर्टेज हो तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो रिसोर्सेज का प्लानिंग होना इज़ वेरी असेंशियल। और क्यों होना, ताकि हम समझ पाए कि वेस्टेज ना हो। देखो इसका एक और आंसर है यहाँ पे। तो बोला है कि रिसोर्सेज का प्लानिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ईजी काम नहीं है रिसोर्सेज की प्लानिंग करना। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन। पहले ये आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन है। पहले हमें आइडेंटिफाई करो कि हर जगह पे कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सर्वे करेंगे, देन मैपिंग करेंगे, देन क्वालिटी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। जैसे कॉटन जो है, हमारे देश में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कॉटन मिलता है, राइट। सो पहले रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। देन इन्वॉल्विंग द प्लानिंग स्ट्रक्चर, देन आप स्ट्रक्चर बनाइए, उस पर प्लान बनाइए, देन उस पर किस तरह से हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको कैसे बचा सकते हैं। बेसिकली यूज़ ऐसे करना है हमें कोई भी रिसोर्सेज को, ताकि ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए, उसको फ्यूचर जनरेशन तक भी उसको यूज़ करते रहना है। देन मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स एंड ओवरव्यू, नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हमें बनाने पड़ेंगे। मतलब हमारा ऐसा प्लान हमें बनाना पड़ेगा ताकि वर्ल्ड से भी मैच कर जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग ही ज़्यादा इतना मात्रा में कोई भी रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। सो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स ऑल्सो। एंड आपको और भी ईजी पॉइंट्स अगर आपको लगते हैं कि या है और भी, तो आप वो भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था कि 3 मेन फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल आया कि फाउंड इन इंडिया। सो 3 फीचर्स आप कोई भी याद कर लोगे एलुवियल सॉइल के, और बहुत इजी भी है ये, आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कौन कौन से पार्ट में पहले तो मिलता है। तो नदर्न प्लेन्स में आपका एलुवियल सॉइल प्रेजेंट है। देन कौन से पार्ट में, ये भी क्लासेस में मैंने कई बार आपको लर्न भी करवाया है कौन से पार्ट में है। देन ये इस फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल एरिया में डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सो यहाँ पर आप याद कर सकते हो। सो MGKK ऐसे याद कर सकते हो। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस रीजन पे आपका बेसिकली एलुवियल सॉइल मिलता है और काफ़ी अच्छा सॉइल होता है। एलुवियल सॉइल आर कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉल्यूटेड एरिया में भी होता है, और पोटाश में रिच होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइम होता है। और कौन कौन सी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, शुगर कैन, पैडीज एंड व्हीट एंड अदर सीरीज पल्सेस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। सो ये पॉइंट्स आप कैसे लिखोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा था आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखोगे देयर आर 3 फीचर्स ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है, आर गिवन बिलो। फिर 3 पॉइंट्स आप कोई भी 3 पॉइंट्स आप ऐसे लिखोगे। जब आपके पास आंसर रहेगा लिखने का, आपको पहले लर्न होना चाहिए। तो देखो अगर आप टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, जब पढ़ोगे तो एलुवियल सॉइल टॉपिक आएगा, तो उसमें आपको पूरा पैराग्राफ दिया होगा। फाइंड आउट करो इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको आप आंसर्स में अप्लाई कर सकते हो। ये तो आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे कोई भी सॉइल है वो कहाँ पे पाया जाता है, कोई भी सॉइल है वो कौन से एरिया में है, और कौन से आसपास के रिवर्स आपको दी गई होंगी। दूसरी चीज़ है कि वो जो सॉइल है वो कौन से रिच इन पोटाश हो गया, किसी में फॉस्फोरिक एसिड होगा, ये आप देखिए। और कितनी फर्टाइल एरिया में कितनी फर्टाइल है वो ज़मीन। तो बेसिकली आपको इसी वे में आपको रीड करना है। ये 3 चीज़ होती है सॉइल में पढ़ने के लिए। तो आप उस वे में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जल्दी चीज़ें याद रहेगी। और फिर उसके बाद आपको बस आंसर लिखने का रहेगा। तो आंसर्स कैसे लिखना है, इन पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल। सेम क्वेश्चन आया ब्लैक सॉइल के ऊपर। अब देखो ब्लैक सॉइल के ऊपर ये आपको आंसर खुद आप लिखोगे, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ट्राई करना, आज पढ़ना आप लोग ये चैप्टर, और ब्लैक सॉइल पे लिखना कि ब्लैक सॉइल के 3 फीचर्स लिखना। अब और मुझे बताना है कि आपने आंसर्स लिखा कैसे, ठीक है। ट्राई करना, जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, पहले ऊपर का पार्ट लिखेंगे, देन 3 पॉइंट्स लिखना है, 3 ही पॉइंट्स लिखोगे। 3 पॉइंट्स के बाद हमें क्या करना है, अंडरलाइन द मेन वर्ड्स, की वर्ड्स, ठीक है। तो आप इस वे में आपको ये आंसर लिखना है, नोट डाउन कर लो आप लोग। डिस्क्राइब एनी 3 मेन फीचर्स ऑफ ब्लैक सॉइल, और ये आंसर लिखकर आप मेरे को बताना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है, 18, 15, 14 में आया हुआ है। क्लासीफाई द रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ऑरिजिन। सो ऑरिजिन के बेस पे आपको रिसोर्सेज बताने हैं। देखो ये हमारा सेकंड टॉपिक ही था, किस तरह से ऑरिजिन होता है। तो सबसे पहले आता है, देखो देयर आर, इसका आंसर लिखने का आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयर आर 2 types of
origin of resources, ठीक है। फर्स्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, देन उसके बाद ऐसे करके आप बना सकते हो, फर्स्ट इज बायोटिक एंड दूसरा है अबायोटिक। सो बायोटिक में आते हैं, तो बायोटिक मीन्स जितने भी आपके आसपास चीज़ें हैं, लिविंग बींग्स में प्रेजेंट हैं, जितने भी आपके लिविंग बींग्स हैं वो सब आपके बायोटिक्स में आते हैं। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर्स, जो भी आपके आसपास हैं, देन हैविंग अ लाइफ, जिनमें जीवन है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, फ्लोरा एंड फौना हो गया, फिशरिंग्स हो गया, देन लाइफ स्टॉक हो गया। ये सब आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक। मार्क माई वर्ड कि ये सब MCQs में भी पूछे जा सकते हैं कि बायोटिक का एग्जाम्पल दो, या फिर इसमें से बताओ कि कौन सा रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ऑरिजिन है। तो याद होना चाहिए उस टाइम पे कि ऑरिजिन के बेस पे क्या क्या चीज़ें आती है, उसके दो टाइप, बायोटिक एंड अबायोटिक। सो अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे रॉक हो गया, मेटल हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक। तो इसको आप कैसे आंसर कर सकते हो? देखो बहुत सिंपल था चीज़ें। पहले आप लिखोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। सो फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकेंड इज अबायोटिक। फिर लिखोगे बायोटिक, बायोटिक का डेफिनेशंस पूरा, फिर उसके एग्जाम्पल्स, देन अबायोटिक, देन उसके डेफिनेशन, देन उसके एग्जाम्पल्स, दैट्स इट। ये बहुत ईजी आंसर था। इसको बस आंसर का तरीका आपको ऐसे लिखना चाहिए था, मतलब इस वे में भी आप लिख सकते हो और इस वे में भी लिख सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेशन। लैंड डिग्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंड डिग्रेड क्यों होता है? सो इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेशन इन इंडिया, पहला है डिफॉरेस्टेशन। देखो फर्स्ट पार्ट लिख दिया क्वेश्चन का यहाँ पे, देन उसके बाद पॉइंट्स में आंसर लिखा है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन आर द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, राइट। सो देखो यहाँ पे आंसर कैसे लिखा है, वन लाइनर। ऐसा भी आप आंसर लिख सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि 10-15 पन्ने भरने हैं इसमें। आप पॉइंट्स में लिखिए आंसर, बट टीचर को दिखना चाहिए आपने डिफॉरेस्ट पे पॉइंट में लिखा हुआ है, डिफॉरेस्ट को आप हाईलाइट करना। तो डिफॉरेस्टेशन, देन इरोजन, मेन कारण है लॉस ऑफ वेजिटेशन, इरोजन, सॉइल इरोजन आपको बताया था, ज़मीन बंजर हो जाती है, ये भी कारण है। उसके बाद ओवर इरिगेशन, इतना इरिगेशन करते हैं कि वो ज़मीन और बंजर हो जाती है, राइट। फिर फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है कभी कभार, या फिर ड्रॉट्स आ जाता है, या फिर सूखा पड़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे भी आपका लैंड खराब हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग, देन पल्यूशंस, पल्यूशन से भी होता है। पल्यूशन से कैसे लिखोगे? पल्यूशन से लिखोगे, देखो सॉलिड वेस्ट हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, इतना सारा प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत सारे माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, ज़मीन के नीचे खुदाई करते हैं, इससे क्या होता है कि लैंड आपका ख़राब होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन, पहले माइंड में दिमाग में लगाओ लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। लैंड डिग्रेडेशंस, देन उसके बाद उसके रीजंस देखो। रीज़न है डिफॉरेस्टेशन, इरोजन, सॉइल इरोजन, ओवर इरीगेशंस, देन ओवर ग्रेजिंग्स, फ्लड्स, देन पॉल्यूशंस, ये सारे मेन रीज़न है। सो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपको आंसर्स लिखना कैसे है। तो आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि आंसर्स लिखते कैसे हैं। नाउ व्हाई इज सॉइल कंसिडर एज अ रिसोर्सेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सॉइल को हमने रिसोर्सेज क्यों बोला है। आपको 5 आर्ग्यूमेंट्स देना है। तो पहले आप लिखोगे सॉइल इज कंसिडर्ड, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, सॉइल इज कंसिडर्ड एज अ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। पहला इंट्रो हमारा यही है, ठीक है। रीजंस लिख देना आप लोग, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस ऐसे लिख दोगे। देन उसके बाद देखो सॉइल इज कंसिडर्ड, देखो ये फर्स्ट पॉइंट यहीं पे हो गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे बिकॉज, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आएगा इट इज यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, रिसोर्सेज से ही हम अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। देन रिसोर्सेज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज कैसे, सॉइल जैसा है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है, वापस रिप्लेनिश हो सकता है। देन सॉइल की वजह से ही प्लांट ग्रो होते हैं, राइट।
एंड इट सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इस पे ही डिपेंड करते हैं। और इट इज़ अ बेस ऑफ आवर लाइफ, राइट, इट इज़ अ बेस ऑफ आवर लाइफ। सो ये आपके रीजन है, 5 आर्ग्यूमेंट्स आपने लिख दिए एंड दैट्स इट। आपको इतना ही करना है और फिर क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट टर्म। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज मैं सर्कल कर देती हूँ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए यहाँ पर। देन उसके बाद सेटिस्फाइड आर नीड्स, ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन उसके बाद मीडियम, मीडियम किस चीज़ का, प्लांट को ग्रो होने का। देन डिफरेंट लिविंग, सपोर्ट करता है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ये हो गया। देन बेस ऑफ आवर लाइफ, ये आप सर्कल कर लो। तो ऐसे वे में आपको आंसर प्रेजेंट करना है, सर्कल नहीं करना, आपको अंडरलाइन करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके ना एमसीक्यूज में आए हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई करो कुछ ऐसा सॉइल जो कि आपको हेल्प करता है एंड आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं और 2-3 बार आए हैं सॉइल के ऊपर, जैसे सॉइल के ऊपर हो गया और एग्रीकल्चर चैप्टर में भी आया है कि बताओ ये कौन से फसल में ऐसा होता है। तो बोला है कि ये जो डेवलप्ड होता है हाई टेम्परेचर एरिया में, ठीक है, ऐसा कोई सॉइल है जो हाई टेम्परेचर एरिया में डेवलप्ड होता है, आप बताना। फिर उसके बाद रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, लीचिंग की ज़्यादा दिक्कत होती है ड्यू टू बारिश की वजह से। बारिश के लीचिंग मीन्स क्या होता है कि ज़मीन जो पानी ज़्यादा भर जाता है, दलदल जैसा नहीं हो जाता, उसको बोलते हैं। तो ऐसे कौन से एरिया है जहाँ पर हाई टेम्परेचर है और हैवी रेन की बारिश ज़्यादा होने की वजह से ज़मीन जो है पूरी दलदल जैसी हो जाती है और ह्यूमस काफ़ी लो होता है। सो आंसर इज, ये आप ही बताना आंसर्स क्या है, इसका होमवर्क है, ये HW है, आंसर्स आप बताना कि इसका आंसर क्या है। तो ऐसे सॉइल गिवन होगा 1 2 3 4, तो आंसर इसका आप बताना कि कौन सा है। आपने अगर रीड किया होगा तो आप इसका आंसर बता देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सजेस्ट एनी 2 मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स फॉरेस्ट। आपको बताना है कि फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाए, बचाया कैसे जाए फॉरेस्ट को। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है इस बारे में। तो पहले कैसे आंसर लिखोगे इंट्रोडक्शन में, ये इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ऐसे। तो लिखोगे 2 मेजर्स, जो भी आप आंसर लिखोगे, ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, 2 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। देन यू हैव टू हाईलाइट द पॉइंट, देन उसके बाद आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है। हो जाएगा ये पॉइंट, हो जाएगा ये क्वेश्चन आपसे। 2 पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हो कि कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। आपने एग्जाम्स में भी दिया है, इवन बहुत टाइम पे मैं टेस्ट वगैरह लेती रहती हूँ तो उसमें भी आया है क्वेश्चन, राइट। ये भी आपका होमवर्क है, 3 क्वेश्चन आपको अभी तक मैंने दिए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें ना ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी हाफ ईयरली में दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अब देखो पेयर, पेयर यानी ये 2, ठीक है, 2 1 and 2, ये पेयर कौन से इसमें से सही हैं वो बताना है। यानी ये MCQs है, ये इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि एलुवियल सॉइल जो है वो गंगेटिक प्लेन्स में है, प्लेन्स में है। ब्लैक सॉइल जो है वो प्रेजेंट होता है हिमालय रीजन में। कौन सा सही है इनमें से, कौन सा सही है इनमें से, याद रखना। अगर कोई इतना ही क्वेश्चन आता है तो आपको इसी में से चॉइस करना पड़ेगा कि बताइए इनमें से कौन सा सही है। मतलब ब्लैक सॉइल जो है वो हिमालय रीजन में मिलता है, अराइट सॉइल है वो वेस्टर्न घाट में मिलता है, लेटरल सॉइल है क्या वो डेजर्ट एरिया में मिलता है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस बार बहुत बच्चों ने गलती की थी कि ये पता नहीं था उनको, लिखा हुआ पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच हो रहा है। तो कोई एक ही होगा, MCQs का क्वेश्चन है तो एक ही मैच होगा, या तो B मैच कर रहा होगा, या तो A मैच कर रहा होगा, या तो C मैच कर रहा होगा। कुछ इस तरह से आपको आंसर पता करना है। अगर आपने रीड किया होगा ये चैप्टर तो आपको पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल्स भी देना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेशन। देखो क्वेश्चन आ गया लैंड डिग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाए। अभी हमने रिसेंटली देखा था लैंड डिग्रेशन के क्या कारण होते हैं। अब प्रॉब्लम बोला है कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम हिमालय रीजन में,
ठीक, हिमालय रीजन में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन हिमालय रीजन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन का पार्ट कहा था। देन पहला बोला है एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगाना चाहिए, राइट। उसके बाद आता है प्रॉपर मैनेजमेंट, हाईलाइट कर दो प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ऑफ ग्रेजिंग। ऐसा ना हो कि कहीं पे भी भेजो चरवाने के लिए और सारे भेड़ बकरी सारा घास खा जाए। देन उसके बाद अडॉप्ट, क्या आपको पता है, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो लिखा होगा टेरेस फार्मिंग के बारे में, जो हिली एरिया में फेमस होता है। बोला है अडॉप्ट करिए टेरेस फार्मिंग हिली एरिया में। इट इंक्रीज द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वाटर को ज़्यादा स्टोर करके रखता है आपका टेरेस फार्मिंग। तो टेरेस फार्मिंग आपको याद होगा कैसे होता है, टेरेस ऐसे सीढ़ी जैसा बनता है, टेक्स्ट बुक में फोटो भी है, उसमें फार्मिंग होती है, राइट, देखा होगा आप लोगों ने। सो इस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करना है। मैं ये नहीं कह रही आपको ये रटना है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस प्रैक्टिस करिए लिखने की, लिखते कैसे हैं आंसर्स आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट है, इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इसके दूसरा आंसर भी है कि होता क्यों है ऐसे, कि लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों है। देखो हम ही जिम्मेदार हैं, ह्यूमन एक्टिविटी हमारी वजह से ही है, हम ही करते हैं डिफॉरेस्टेशन, हम ही करवाते हैं ओवर ग्रेजिंग, देन उसके बाद माइनिंग भी हम ही करवाते हैं, देन उसके बाद यही सब रीज़न है हमारे लैंड डिग्रेडेशन का। यही हमने पार्ट पढ़ा था पहले कि सॉइल इरोजन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन, माइनिंग, यही आर द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब मेजर टू कंट्रोल क्या कर सकते हैं, तो अफॉरेस्टेशन है, फिर उसके बाद प्लांटिंग कर सकते हैं, प्लांट्स के बेल्ट बनाइए, आपने देखा था चैप्टर में कि ऐसे प्लांट्स के बेल्ट्स बनाए गए हैं ऐसे क्रॉस करके। देन उसके बाद कंट्रोल करिए ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, जो चीज़ आपने लिखी थी वहाँ पर कि क्या क्या रीज़न होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के, हमने देखा था कि ओवर ग्रेजिंग होता है, तो वही सोल्यूशन बन जाएगा कि कंट्रोल कर दो ओवर ग्रेजिंग। हमने देखा कि ओवर इरिगेशन है, कंट्रोल ओवर इरिगेशन, राइट। देन पॉल्यूशन हमने लिखा था उसमें, तो इसमें भी लिखो कंट्रोल पॉल्यूशन। जो जो चीज़ें कारण हैं उसी को पॉजिटिव वे में आपको दिखा देना है। प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, वेस्टलैंड बंजर ज़मीन का कुछ भी, तो हमें प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। देन माइनिंग एक्टिविटी कम होनी चाहिए, क्योंकि माइनिंग की वजह से लैंड हमारा ख़राब हो रहा है, राइट। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और अब हम क्वेश्चंस है आपके पास कुछ, तो क्वेश्चन में अगर आपको टाइम मिले तो सॉल्व करना। और जैसे आपको पहला करना है डू रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, आपको ये चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद आपको हाफ ईयरली में भी कुछ मैंने क्वेश्चन दिए थे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो आप सॉल्व करिए बैठ के, लिख कर देखिए आप, ठीक है। नहीं आपको सॉल्व होता है तो आप क्या करेंगे कि आप वापस चैप्टर रीड करेंगे। देन आपको ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहले आपको बताना है रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट क्या होता है, सेकेंड चैप्टर का पार्ट है। देन 3 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एट कम्युनिटी लेवल, कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। ये क्वेश्चन आपको आई थिंक टेस्ट में भी मैंने दिया हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए और मेरे को आप सेंड कर सकते हैं। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें।